नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। और इस हफ्ते हम चर्चा में एक खास मेहमान के साथ वापस आए हैं। उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। शार्दुल कात्यायन काफ़ी दिनों बाद वापस फिर से हे चर्चा भगवान! में आए हैं। हेलो। तो इसके अलावा मेरे साथ स्टूडियो में हमारे एक और साथी विकास जांगड़ा भी। विकास, आपका भी स्वागत है। और दो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे ऑनलाइन। पहला नाम है सीनियर जर्नलिस्ट नीलांजन मुखोपाध्याय का। नीलांजन वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई सारी किताबों में उन किताबें लिखी हैं उन्होंने और कई सारे संस्थानों में काम किया है। लंबा सफ़र उनका पत्रकारिता में रहा है। ख़ासकर ये जो हिंदुत्व, राजनीति और राम मंदिर और अयोध्या है, इस पर उनका काफ़ी काम है। तो उनसे हम इस विषय पर जो पूरे हफ्ते में, पिछले पूरे महीने में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय रहा, उस पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार का भी लंबा अनुभव और सफ़र रहा है पत्रकारिता में। फरवरी के महीने में न्यूज़ लॉन्ड्री 12 साल का होने जा रहा है, तो ये 12वीं वर्षगांठ हम कई तरीक़ों से मनाने वाले हैं। उसमें आपके मदद की हमें ज़रूरत होगी और बहुत सारे मर्चेंडाइज़ और तमाम चीज़ें भी इस मौके पर न्यूज़ लॉन्ड्री को उपलब्ध होंगी। जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने लगातार न्यूज़ लॉन्ड्री को सफ़र को देखा है, हम चाहते हैं कि वो अपने विचार एक वीडियो के माध्यम से छोटे से 150 शब्दों में न्यूज़ लॉन्ड्री को लेकर, हमारे कंटेंट को लेकर, हमारे सफ़र को लेकर, न्यूज़ लॉन्ड्री इसके अलावा जो मीडिया का मॉडल है, सब्सक्रिप्शन का मॉडल, विज्ञापन से फ्री मीडिया का मॉडल, इन तमाम चीज़ों के ऊपर अपनी राय देना चाहें तो ज़रूर वो हमें भेजें। हम इसको शामिल करेंगे अपने इस सालगिरह के मौके पर। subscription@newslaundry.com यहाँ पर जाकर आपको करना है और आप बस उसमें एक हैशटैग होगा उसका, पे टू कीप न्यूज़ फ्री। इस हैशटैग के साथ आप हमें ये भेज दें। और इसके अलावा अयोध्या में जो कुछ हुआ उससे जुड़ा हमारा एनएल सेना प्रोजेक्ट लगातार चल रहा है। आपने देखा हमारे दोनों रिपोर्टर बसंत कुमार और श्वेता देसाई ने काफ़ी सारी स्टोरी की। प्रियाली ने भी वहाँ पर बहुत अच्छी वीडियो रिपोर्ट्स बनाकर भेजी हैं। जो भी बदलाव आ रहे हैं, किस तरह से अयोध्या में लोगों की ज़िंदगी बदल रही है, अयोध्या बदल रहा है मंदिर के उद्घाटन के बाद, प्रधानमंत्री के वहाँ जाने के बाद, और तमाम चीज़ों को, वहाँ की सामाजिकी, वहाँ की आर्थिकी, बहुत सारी चीज़ों को समझने की कोशिश की है हमने। तो वो हमारा एनएल सेना प्रोजेक्ट है जो कि हमें आपके मदद की उसमें ज़रूरत है। तो जल्दी से जल्दी इस एनएल सेना प्रोजेक्ट को हमारी मदद करें। जैसा हमारे साथी शार्दुल ने बताया कि पिछले हफ्ते अयोध्या में नए राम मंदिर का प्रॉपर उद्घाटन हो गया। प्राण प्रतिष्ठा रामलला की मूर्ति में कर दी गई। प्रधानमंत्री खुद वहाँ पर जाकर उन्होंने किया और इस मौके पर देश के लगभग तमाम बड़ी हस्तियाँ, जिनको हुज़ हू कहते हैं, वो सब वहाँ पर मौजूद थी। मैं नीलांजन आपसे जानना चाहूँगा कि इस एक घटना से इसमें हम बार बार जो हमारी बातचीत में एक चीज़ निकल कर आती है कि अब यहाँ से वो अध्याय बंद हो जाएगा जो कि जिसका प्रतीक था अयोध्या और राम मंदिर या जन्मभूमि मंदिर, जहाँ पर क्योंकि एक बड़े विवाद की वजह थी, वहाँ पर एक मस्जिद थी, उस मस्जिद को ढहाया गया। इसकी वजह से दोनों हिंदू और मुस्लिम समुदायों में लंबे समय तक कटुता रही और कोई हाल फिलहाल की नहीं, 100 150 200 सालों से ये चलता आ रहा था, जिसका ज्ञात इतिहास है, जिसमें कि हिंसा हुई और लोग थाना, पुलिस, कचहरी और ये सब चीज़ें चल रही थी। अब ये मान लिया जाए कि इस घटना के बाद भारत की राजनीति में वो शांति आ जाएगी, वो जिसकी बात कही जाती थी कि एक बार ये मुद्दा निपट जाएगा, एक बार राम मंदिर बन जाएगा तो सारे समुदाय एक साथ हो जाएंगे, या राजनीति इसमें अपना लाभ देखना, हित देखना, फ़ायदा उठाना बंद कर देगी। ऐसा कुछ यहाँ से होता दिख रहा है आपको? जो अयोध्या की जो राजनीतिक नैरेटिव थी, उसी नैरेटिव पे वाराणसी और मथुरा चल चुके हैं, काशी मथुरा चल चुके हैं। हम सबको याद है कि जब बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि का आंदोलन जोर पकड़ रहा था, तब विश्व हिंदू परिषद के लोग नारे लगाते थे कि ये तो बस झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। जी और जी। खास तौर से जब बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने के बाद वापस आ रहे थे, जो एक तरह से विजय ही होके घर लौट रहे थे, तो उन्होंने ये नारे खूब जोर से लगाए थे कि मथुरा काशी बाकी है। तो मथुरा काशी तो अब लगता है कि मतलब बस जो एक शब्द है कि मतलब इम्पेंडिंग है, कभी भी हो सकता है। अलग अलग कोर्ट्स में बिल्कुल फाइनल स्टेजेस पे केसेस हैं, फैसला होने वाला है।
कि वजू खाना का क्या, उसका एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जी। और सर्वे करके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का क्या सर्वे है, उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, उसके खिलाफ कौन सी पार्टी क्या तर्क देंगे, ये सब चीजें बिल्कुल होने वाली है। मथुरा में भी मतलब यही हालत है कि पता नहीं कब जजमेंट आ जाए। तो मुझे नहीं लगता कि क्लोजर कहीं होता हुआ दिखाई दे रहा, हम्म। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के लिए एक ऑनगोइंग पॉलिटिकल प्रोजेक्ट। कि ये सब चीजें कभी भी रुकती तब है जब टॉप पर, शीर्ष पर बैठा हुआ आदमी का उसमें सम्मान हो। यहाँ दिक्कत है कि शीर्ष पर बैठा हुआ आदमी का इन चीजों के प्रति कोई सम्मान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के कहे हुए बातों पर कोई सम्मान नहीं है। आप याद करिए सबरीमाला जजमेंट में जो फैसला जब आया था, तो खुद मोदी कह रहे थे कि एक जजमेंट जो है, एक जज का जो जजमेंट है, उसके ऊपर हम क्यों बात नहीं करते। अमित शाह ने अब कहा था कि कोई हाँ, अदालतों को इस हिसाब से नहीं नहीं फैसले नहीं नहीं देने। नहीं 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 नहीं, प्रधानमंत्री ने इस पर सवाल उठाए थे। जी। अमित शाह ने तो उठाए ही उठाए। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर सवाल उठाया था कि एक जज के फैसले को हम पूरी तरह से कैसे नकार सकते हैं। अब हम जानते हैं कि बहुमत का फैसला ही फैसला होगा। जी एक जी। आदमी का डिसेंट का फैसला होगा, उसको आप देख सकते हैं, लेकिन आप प्रधानमंत्री होके उस पर सवाल नहीं उठा सकते। दिक्कत यह है कि शीर्ष नेतृत्व को ही इस पर भरोसा नहीं है, इसलिए कहीं से खत्म नहीं होने वाला है। शायद काशी मथुरा भी अगर वो हिंदू को सौंप दे, मुसलमान इस देश के सेक्युलर फैब्रिक को खत्म करके भी, तो काशी मथुरा के बाद कोई तीसरा निकाल आएंगे, चौथा लाएंगे, पांचवा लाएंगे। ये रुकने वाला नहीं है। जब तक आप संवैधानिक मूल्यों में विश्वास नहीं करेंगे, तब तक ये स्थिति नहीं बदलेगी। अपनी पब्लिक भावना से लोकल, चाहे वो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट हों, आपके राज्य के लोग हों या आपके संगठन के लोग हों, उनके विचारों के खिलाफ अगर अदालत के स्टेटमेंट जाते हैं तो उसका विरोध करने वाले सब रहे हैं। जैसे यहाँ पर सबरीमला का जिक्र हुआ, जल्लीकट्टू के साथ भी ऐसा ही हुआ। वहाँ डीएमके वाले भी आ गए, जबकि वो तो मेरी नज़र में मूर्खतापूर्ण संस्कृति है, लेकिन बैलों से आप लड़ रहे हैं। ये बहुत सारी पुरानी चीज़ें विज्ञान की कसौटी पे खरी नहीं उतरती। लेकिन हमारे देश में सभी नेता इसी थाली के चट्टे बट्टे हैं। उनके अनुपात अलग हो सकते हैं, सुविधा से अपने हाँ, वो अपनी सुविधा से देखते हैं उस चीज़ को। आगे की राजनीति ऐसे ही चलेगी, उसका मुझे कोई शक नहीं है। बाकी उस फंक्शन के क्या मायने हैं, जैसे बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि भारत की क्या, जैसे आपने भी थोड़ा सा जिक्र किया था शायद, अब जब हम बात कर रहे थे रिकॉर्डिंग से पहले, क्या संवैधानिक मूल्य खत्म हो गए? मुझे तो नहीं लगता। वो कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ दूसरे तरीके से, अगर कोई सिर्फ टीवी चैनलों से इसको समझने की कोशिश कर रहा हो तो उसे लगेगा पूरा भारत ही जैसे दिवाली मना रहा था, जबकि ऐसा नहीं है। लोगों ने अपनी इच्छा से या किसी और वजह से सेलिब्रेट किया, लेकिन ऐसा नहीं था कि पूरा देश ही जगमगा गया। लोग अपने जीवन में व्यस्त थे अधिकतर। इस बार जो पूरा प्रोग्राम था और पिछली बार का जो प्रोग्राम था 5 अगस्त 2020 का, जब भूमि पूजन हो रहा था, और अब में, तो उसमें 2 मेजर फ़र्क जो मुझे दिखे वो थे, टोन का बहुत फ़र्क था, नेचर का बहुत फ़र्क था पूरे प्रोग्राम के। टोन का से मेरा मतलब है कि तब बड़ा मतलब इसको ऑन किया जा रहा था कि हिंदू हैं, और इस तरीके से मतलब पूरा माहौल जो है गर्म किया जा रहा था। लेकिन इस बार जो है, चाहे भागवत जी का स्टेटमेंट हो, संघ प्रमुख का, एक मोदी जी का स्टेटमेंट, मैसेज था। हाँ, बड़ा इस बार ऐसा था कि सबको एक साथ लेना है बहुत प्यार से, जैसे वाकई असली जय श्री राम की जगह जय सिया राम भी हो गया, राम राम से और जय सिया राम तक पहुंच गए। तो एक तो वो चीज़ है कि अब वो चुनाव के लिए है, या उनको ऐसा लगता है कि जैसे इकोनॉमिक्स में एक सिद्धांत है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, तो हो सकता है वैसा ना हो गया हो जय श्री राम जय श्री राम के साथ, कि उस नारे के साथ में कहते काट की आंधी बार बार नहीं चलती। नहीं, काट की हांडी बार बार नहीं चलती, वो तो मथुरा काशी पे लागू होगा, वो अलग बात है, होगा कि नहीं होगा। लेकिन इसके साथ कि जय श्री राम के नारे और इस पूरे कॉन्सेप्ट के साथ मुझे लग रहा है कि वैसा कुछ हो रहा है। डिविडेंड खत्म होता जा रहा है, तो वापस जैसे अब बन गया पब्लिक कहेगी बस अब आगे बढ़ो। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के ऊपर हम बात करने वाले हैं। उनको नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारत रत्न देने की घोषणा की है। जब आप कर्पूरी ठाकुर को पढ़ते हैं या जानने की कोशिश करते हैं, तो एक चीज़ जो मुझे बहुत स्ट्राइक करती है कि वो आदमी भयानक रूप से एम्पैथी से भरा हुआ है,
हर मौके पर, मतलब 2-3 घटनाएं मेरी नज़र में आई जो मैंने पढ़ी इधर बीच। मुझे लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आपके अंदर अगर किसी चीज़ को लेकर हेट या घृणा नहीं है, कैसे वो 2-3 घटनाएं, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके गांव का जो सामंत था, जो जमींदार था, उसने उनके पिताजी के साथ बदतमीजी की, और मुख्यमंत्री रहते हुए वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे। जब्ती से लेकर आज छोटी छोटी चीज़ों पर बुलडोज़र चलते हैं। एक मुख्यमंत्री के पिताजी के साथ बदतमीजी करने वाले के साथ क्या ही हो सकता था। लेकिन वहाँ पर जाकर और उस व्यक्ति ने कहा, और वो लड़ाई इस बात की थी कि शायद उनके पिताजी ज़माने से, पीढ़ियों से उनका घर, उनकी जो किनाई थे तो बाल बनाते थे उसका, उस ज़मींदार के घर का, वो नहीं पहुँच पाए थे बनाने के लिए या नहीं कर पाए थे। तो वो पहुँचे वहाँ पर जब, और उन्होंने कहा कि उनकी स्थिति नहीं है पिताजी की, या उनकी उम्र हो गई है, मैं बना देता हूँ। कि सामाजिक न्याय की पार्टियों के साथ दिक्कत यह है कि वो अपने नायक को कभी रिस्पेक्ट नहीं करना समझ पाई। आप अंदाजा लगाइए कि इसी 35-33 वर्षों से बिहार में कर्पूरी ठाकुर के दोनों शिष्य, जी जी, लालू यादव और दूसरे नीतीश कुमार, ये दोनों शिष्य सत्ता में हैं, और कर्पूरी ठाकुर के नाम से एक किताब नहीं है कर्पूरी ठाकुर के ऊपर, एक बढ़िया शोध पत्र नहीं है, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं खुला है, एक आध प्रतिमा लगी है। अब मैं कह रहा यूनिवर्सिटी का ही नाम हो जाता पटना यूनिवर्सिटी, पटना मतलब शहर की यूनिवर्सिटी है। कुछ नहीं। कर्पूरी ठाकुर पहले या शायद अंतिम राजनेता थे, पहले तो नहीं कहूंगा, शायद अंतिम राजनेता थे जो एन सिन्हा इंस्टीट्यूट जाके हर शनिवार को बैठते थे और वहां पर जो शोध हो रहा है पूछते थे उनके डायरेक्टर से, वहां के प्रोफेसर और शोध करने वाले मतलब फैकल्टी से, कि नए विषय पर किस बात पर आजकल क्या चर्चा हो रही है। हालांकि उनकी पढ़ाई ऑफिशियली +2 थी, ग्रेजुएशन उन्होंने 42 के आंदोलन के दौरान उनका छूट गया था, ग्रेजुएशन नहीं कर पाए थे, लेकिन वो पढ़ाई का महत्व समझते थे, शोध का मतलब समझते थे। तो कर्पूरी ठाकुर को जानने के लिए और समझने के लिए अब अंदाजा लगाइए कि जब परसों उनके ऊपर उनको भारत रत्न देने की घोषणा हुई तो कोई चीज उपलब्ध ही नहीं था उनके बारे में। और मुझे कई फोन आए, क्योंकि कुछ लोगों को पता चल गया है कि मैं उनके ऊपर किताब कर रहा हूँ, तो जो जान पहचान के थे लोग वही फोन कर रहे थे, मुझे भी पता चल गया उनके बारे में कुछ बताओ कि क्या है। हाँ कि अच्छा, एक तो किसी भले आदमी को मैं जान रहा हूँ जिनका फोन आया था, बोले कि तुम्हारे मुंह से ही पहली बार उनका नाम सुना था और आज देखो भारत रत्न मिल गया है। वो क्या चीज था यार। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि मोदी जी कुछ भी करते तो वो बगैर पर्पस के करते नहीं, और कुछ एक कारण होता है जिसकी वजह से कोई भी फैसला लेते हैं। मैं सुन रहा था कि काफी, मतलब हम लोग कह रहे थे कि जितेंद्र जी भी बोल रहे थे कि ये लोग सरकार में रहे लेकिन सरकार की तरफ से इन्होंने कोई पहल नहीं की कि उनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए। लेकिन बिहार में तो मतलब बहुत लंबे अरसे से मतलब भारतीय जनता पार्टी भी तो नीतीश कुमार के साथ सरकार में थी, तो उन्होंने भी नहीं किया। आज इंडियन एक्सप्रेस में शायद एक सुशील मोदी जी का आर्टिकल था कर्पूरी ठाकुर को। जी जी, तो थोड़ी सी वो लगा कि मतलब अगर इतना ज्यादा ही मतलब उनके लिए था तो उन्होंने, वो तो डिप्टी सीएम थे, तो वो भी तो इसकी पहल पहले कर सकते थे। दरअसल क्या है कि मुझे लगता है कि इतना राममय करने के बावजूद कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी के दिमाग में यह है कि हिंदुत्व राजनीति की जो काउंटर होने की जो संभावना है वो आएगी तो वो जात के राजनीति से ही आएगी, सोशल जस्टिस की राजनीति में। सोशल तो जस्टिस वाली अगर हिंदुत्व की राजनीति डाउन होगी तो वो कास्ट की राजनीति से ही अप होके आएगी और ओबीसी के कारण ही आएगी। कास्ट सेंसस की जो मांग लगातार जो ऑपोजिशन की पार्टीज की तरफ से हो रही है, तो उसको कहीं तो उनको न्यूट्रलाइज करना था। अपने ही लोगों का इन तथाकथित सामाजिक न्याय की पार्टियों ने अन्याय जो किया है उनके साथ वैचारिक और साहित्यिक, तो अब भारत की राजनीति में शायद शत्रुता तो सही शब्द नहीं है, प्रतिद्वंदिता की वजह से अब ऐसा समय आ गया कि अब लचर मामला चलेगा नहीं, आपके अपने हीरो को भी लोग लपक लेंगे।
तो अपने लोगों का ध्यान और ज्यादा रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ध्यान रखना वैसे चाहिए। ही दुर्लभ लोग इतने होते हैं। नहीं, दुर्लभ तो छोड़िए, उधर इतना खालीपन सूखा है कि वो पटेल से लेके अंबेडकर सबको खींचे पड़े, उनके पास है नहीं लोग, तो ऐसे भी अपना सामान बचा के रखना है। यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। बिल्कुल, ये रेलवे स्टेशन वाला है कि ये तुम अपने सूटकेस को नहीं रखोगे तो वो ले जाएंगे और फिर आप ढूंढते रहो। उनके ऊपर एक ठप्पा लगाएगा कि ये अंग्रेजी विरोधी आदमी, खुद भी पाश्चात्य संस्कृति सभ्यता के बहुत विरोधी होने का दावा करती है भारतीय जनता पार्टी, संघ और पूरा अमला, लेकिन उनको अंग्रेजी भाषा का विरोधी का ठप्पा लगाया गया और इसी समुदाय द्वारा लगाया गया कि अंग्रेजी क्यों, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर ने वो व्यवस्था दी थी कि जो लड़के अंग्रेजी में फेल हो जाते थे वो फेल हो जाते थे। उन्होंने व्यवस्था की कि ये मातृभाषा नहीं, इसलिए बड़ी संख्या में हिंदी बेल्ट के बच्चे फेल होते हैं अंग्रेजी में, और उनका फिर पढ़ाई रुक जाती थी फेल होने के नाते। तो उसको भांप कर उन्होंने कहा कि बाकी विषयों में अगर लड़का पास हो रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो अंग्रेजी में अगर फेल भी है तो भी उसको अगले क्लास में बढ़ाया जाए, 8वीं तक 9वीं तक, तो बाद में अंग्रेजी सीख लेगा वो। ये भी चीज़ उनकी थी, और जिसको इस तरह से ठप्पा लगाया गया कि अंग्रेजी विरोधी थे वो। मुफ्त में बस इतना ही। अगर आप पूरी चर्चा सुनना चाहते हैं तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप हमारे ऐप पर इस पॉडकास्ट को सुनें, और तमाम हमारे जो पॉडकास्ट हैं उसको हमारे ऐप पर सुनें। यह गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर सब जगह उपलब्ध है। न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लेता, ना किसी राजनीतिक दल का, ना किसी सरकार का, ना किसी कॉरपोरेशन का। हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट का जर्नलिज्म करें, पब्लिक जनहित की पत्रकारिता करें, और इसके लिए लोग इसमें इन्वेस्ट करें, लोग पत्रकारिता में निवेश करें। उसका तरीका है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के हमारे टैग पर जाइए, वहाँ पर अपनी मनचाही रकम पे कीजिए और न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन लीजिए, और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।